और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार ने तेजी गंवाई है और तेजी गंवाने के बाद एक छोटे से रेंज में उतार चढ़ाव के साथ बाजार में कारोबार हो रहा है। और निफ्टी है 25-26 अंक नीचे 22,200 के आसपास कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक में गिरावट है 250 अंकों की, वहां पर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, आधे % के आसपास की कमजोरी है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से संकेत अभी भी उतने खराब नहीं है, बल्कि बेहतर ही है। 1445 शेयर हैं इस वक्त हरे निशान में और उसके मुकाबले 915 शेयर लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। आज सरकारी शेयरों में बढ़िया जोश है। पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एनटीपीसी, तो एनर्जी वाले शेयर चल रहे हैं। और इसके अलावा हम देखने की ऑटो में और कुछ आईटी में आज बाइंग हो रही है। लेकिन एचडीएफसी बैंक जो कि इंडेक्स का दिग्गज है, वहां पर से प्रेशर आ रहा है। 1.5% ये शेयर नीचे कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कंजम्पशन और फार्मा वाले जो दूसरे शेयर हैं वहां से प्रेशर बन रहा है। हम देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स, सन फार्मा, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ये शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स वाला खेमा आज पूरी तरह से दम लगाकर दौड़ रहा है। सीमेंस के अलावा हम देख रहे हैं कि कमिंस में और थर्मेक्स में अच्छी खासी तेजी पर कारोबार हो रहा है। तो ये समझना की कोशिश करेंगे आखिरी घंटे में कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि शो में आगे हम खास करने के वाले हैं। थोड़ी देर में यानी कि 2:35 पर हम लेकर आएंगे आपके लिए क्लोजिंग ट्रेड्स, यानी कि अपने एक्सपर्ट से समझेंगे वो शेयर जहां पर आपको आखिरी के 1 घंटे के लिए या फिर अगले सत्र के लिए मौके जहां पर आपके लिए बन सकते हैं। 2:40 पर ऑप्शंस का एक बेहतरीन ट्रेड लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। और मार्केट एट 3 होगा 3 बजे, जहां पर बाजार खुलने के बाद खबरों और नतीजों का एक्शन हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए। 3:05 पर खबर घर में हमारा खास सेगमेंट होगा ये, जिसमें हम डीलिंग रूम का हाल लेते हैं और बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड या आपके लिए हम लेकर आएंगे 3:15 पर। इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर, जिसमें बाजार से जुड़े तमाम इवेंट्स होंगे या फिर वो इवेंट्स जो कहीं ना कहीं बाजार पर असर डाल सकते हैं, उनकी भी हम चर्चा इस सेगमेंट में हम करते हैं। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार के हाईलाइट्स के साथ। 5 बड़ी बातों से शुरुआत कर लेते हैं। तो दायरे में निफ्टी है, हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 22,200 के नीचे इस वक्त आपको दिखेगा। एचडीएफसी बैंक के चलते निफ्टी बैंक पर दबाव है, करीब 250 अंक फिसला है निफ्टी बैंक। पीएसयूज में रफ्तार है। कोल इंडिया, आईटीआई, एससीआई जैसे तमाम शेयर आज आपको अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। नतीजों के दम पर सीमेंस में तेजी है, मुनाफे में 70-80% के आसपास का उछाल था सीमेंस के, इसके चलते ये शेयर चल रहा है। और रियल एस्टेट में आप देखेंगे तो ओबरॉय रियल्टी, शोभा, ये तमाम शेयर आज आपको अच्छी तेजी के साथ चलते हुए दिखाई देंगे। मिड कैप में और स्मॉल कैप में, जिनके चलते ब्रॉडर मार्केट का मूड ठीक ठाक है, वहां पर तेजी देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स से करीब 1% ऊपर। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो अकेले एचडीएफसी बैंक 300 अंकों का प्रेशर बना रहा है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक दबाव में है, 225 अंक नीचे। तो निश्चित तौर पर वेटेज वाला जो एक मसला है वो आज फिर से हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बार जरा ये समझ लेते हैं कि वायदा बाजार के आंकड़े किस तरह से इस वक्त संकेत दे रहे हैं। 22,200 के आसपास निफ्टी है, क्या यहाँ से चलने की कोशिश करेगा आखिरी घंटे में? क्या आपको तेजी के सौदे बनाने चाहिए, ये समझते हैं? डिम्पी बताइए। इंडिया विक्स में भी वॉलेटिलिटी है, बाजार भी वॉलेटाइल है इस वक्त, लेकिन एक रेंज में ही है। 22,200 के आसपास का निफ्टी बैंक 250 अंक कमजोर। अगला घंटा किस तरह का बीतेगा डिम्पी, क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, इंडिया विक्स तो वॉलेटाइल नहीं है ना ही मैं बोलूँगा मार्केट भी वॉलेटाइल है। मैं 2 वजह आपको गिनवाता हूँ क्यों ये वॉलेटिलिटी नहीं है और क्यों मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ कि वॉलेटाइल दोनों ही नहीं है। पहला पॉइंट विक्स पे आते हैं। विक्स 3 दिन से क्लोजिंग आपकी 20 के ऊपर कर रहा है, लेकिन 22 तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो एथिकली देखा जाए तो 10% का भी स्विंग नहीं है विक्स के अंदर, जबकि इससे पहले आप पर डे नॉन स्टॉप कई दिनों तक 10% का विक्स ऊपर नीचे होते हुए देखते रहे हैं। नीचे तो खैर क्या, ऊपर ही होते हुए देखते रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इंडिया विक्स यहाँ पर आके थोड़ा रुक रहा है, उसको प्रेशर मिल रहा है। दूसरा आता है मार्केट पे। मार्केट के अंदर आज क्या वॉलेटिलिटी थी निफ्टी के अंदर? मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और दिनों के मुकाबले और कम है। ये तो 20 के विक्स को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप इंट्राडे चार्ट दिखाइए निफ्टी का तो आपको मोटा मोटी पता लग जाएगा। पहले वाला माउंटेन को छोड़ने के बाद आप दूसरा कहीं भी चेक कर लीजिए, आपको 100 पॉइंट तक का मूवमेंट भी नहीं मिलेगा। जबकि इम्पाइल्ड वॉलेटिलिटी अगर मैं सिर्फ 1% भी कैलकुलेट कर लूँ तो ये करीब 22,000 का इंडेक्स है, तो 220 पॉइंट तो ऊपर नीचे होने का अधिकार इसको वैसे ही मिलता है।
आज का हाई और आज का लो चेक करेंगे तो मुश्किल से 150 पॉइंट बनते हैं। 297 का हाई है, मैं इसको 300 कर देता हूँ, और 150 का लो है, मैं इसको 150 कर देता हूँ। तो 150 पॉइंट के अंदर हाई और लो बना है, तो वॉलेटिलिटी दोनों पे नहीं है। पहला पॉइंट तो विक्स और मार्केट दोनों के अंदर नहीं। लेकिन हाँ, दो चीज़ें हैं जो बाज़ार के अंदर आज थोड़ी ख़राब होती हुई दिखी हैं। पहला, एक कॉन्टीन्यूटी इफेक्ट नहीं है। जैसे आप सुबह बता रहे थे गिफ्ट निफ्टी तेज है, तो हमने तब भी बात कही थी कि हमको तो गिफ्ट निफ्टी पे ट्रस्ट ही नहीं है, क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा है वो तो ग्लोबल इंडिकेटर बता रहा है, और हमारी प्रॉब्लम ग्लोबल तो है ही नहीं, हमारी प्रॉब्लम तो इंटरनल प्रॉब्लम है अपनी। और प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक जो भी मार्केट के जो इलेक्शंस के रुझान आ रहे हैं, या तो बाजार उसको समझ नहीं पा रहा है, या तो समझ के भी अनदेखा कर रहा है, या तो अनदेखा करके भी समझ नहीं पा रहा है। जैसे भी समझे, तो सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन बाजार के अंदर क्लियरली है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, एक मेजर बड़ा हिस्सा बाजार से रूठा हुआ है, जिसके बदौलत आपको आदत सी पड़ी हुई है बाजार के अंदर बहुत तेज मोमेंटम की। उस रुके हुए हिस्से को कहते हैं एफआईज, वो बाजार में नहीं है। और मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि जब तक एफआईज मार्केट के अंदर नहीं आएंगे, बाजार के अंदर एक तरफा तेज़ी कर पाना बड़ा मुश्किल है। और अभी वो 30% लॉन्ग पे बैठे हैं, 20% तक ही जा सकते हैं, तो 10% अभी और भी तोड़ सकते हैं मार्केट को। लेकिन दो चीज़ें मैंने आपको सुबह भी बताई थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ज़्यादा डरना नहीं, घबराना नहीं। दो लेवल मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। 25 का विक्स आए तब भी मार्केट 21,800 नहीं तोड़ेगा। 21,800 आ जाए तब तक 25 का विक्स हो जाए तो आप घबराना नहीं। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो आपके लिए बेस का काम करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि 22,000 का ही डेरा बना रहे। अगर ये डेरा 22,000 का भी बन जाता है तो और अच्छा है नहीं तो 200 पॉइंट नीचे 21,800 और 25 का विक्स आप डिस्काउंट करके चलो, फिलहाल मार्केट ने कर रखा है। एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये सीरीज़ ना थोड़ी बड़ी है, ये 30 मई को जाके एक्सपायर होगी। तो इस सीरीज़ के अंदर जो ऑप्शंस की चेन आ रही है ना, लोग टिपिकली उसी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, उसी से ही सबसे ज़्यादा पैसा गंवा रहे हैं। मैं खुद इस चीज़ को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, तो मैं खुद आपको बता सकता हूँ कि इसी के अंदर ही लोग, इसी ऑप्शन चेन के अंदर ही बहुत ज़्यादा पैसा गंवा रहे हैं। मार्केट ने पिछले 4 दिन से, चलो आप 3 दिन का चार्ट दिखा सकते हो, दिखाओ 3 दिन का। पिछले 3 दिन से जो पुल बैक भी आया, पुल बैक डिफाइंड पुल बैक है, वो पहले से पता था कि इतना पुल बैक आ सकता है। ठीक, अभी आप एक बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम बता रहे थे कि जो वेटेज की प्रॉब्लम है, हम तो 10 बार एक्सचेंज से कह चुके हैं कि इस वेटेज का कुछ आप करो। आज 6 शेयर आमने सामने खड़े हैं, उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी नीचे है, क्योंकि अकेला ही HDFC बैंक 300 पॉइंट तोड़ रहा है। आज अगर आप बैंक निफ्टी को 250 पॉइंट की गिरावट देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका कैंडिडेट HDFC, और कल HDFC चल रहा था, कल एक्सेस और ICICI की प्रॉब्लम कंबाइन हो गई। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये आपको थोड़ा 2-2 हाथ करने पड़ेंगे इसमें। आप ये कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको सुबह सुबह 5 शेयर दिखाता हूँ। मैं कल से ना एक और चीज़ भी, हैबिट भी डालूंगा आपकी, HDFC भी दिखाऊंगा, ICICI भी दिखाऊंगा, एक्सिस बैंक भी दिखाऊंगा, इन तीनों बैंकों को भी दिखाऊंगा आपको, ताकि इन तीनों बैंकों ने बड़ा डिस्टर्ब कर रखा है मार्केट को। ठीक, तो ये मेरा थोड़ा रिक्वेस्ट भी है एक्सचेंज से कि प्लीज़ इसके बारे में कुछ सोचिए, कुछ तो कीजिए बॉस। ठीक है, एक और चीज़, रिलायंस अभी तक हरे निशान से लाल निशान में नहीं फिसला सुबह से, हालांकि इसने अपनी बढ़त खो दी है, ये मामूली से है, लेकिन एक ट्रिगर पॉइंट, एक गर्म पॉइंट ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। अभी आप देख पा रहे हो कि सिर्फ 1 रुपया ऊपर है, लेकिन इसने एक बार भी लाल निशान अभी तक नहीं दिखाया। तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि बाजार यहाँ पे आके थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेगा। एक और चीज़, मैं इसको थोड़ा कंसोलिडेशन का मार्केट बोलूँगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस टूटने या फिर रेजिस्टेंस के पार होने के चांसेस दोनों के तो हैं, बट 1 से 2 दिन अभी बाजार लेगा, उसके बाद होगा। तो आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के सारे प्रीमियम खाएगा, कल निफ्टी के प्रीमियम्स खाएगा, कॉल पुट्स के, उसके बाद कुछ करेगा। तो आज का दिन और कल का दिन थोड़ा बी अवेयर, सावधान रहने की ज़रूरत है। सुदीप शाह, हेमांग जानी, कुणाल परार, जतिन गोडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सब से हम जरा करेंगे बातचीत। सभी मेहमानों को दिखाइए। आप सबका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने आज फिर से हमारे लिए टाइम निकाला। मैं समझ सकता हूं कि व्यस्तता सबकी होती है, लेकिन फिर भी एक ही कॉल पे आप सब हमारे लिए टाइम निकालते हैं, अपने इंटेलिजेंस हमको देते हैं। मैं आपको तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया अदा ज़रूर करूँगा। सुदीप, आपसे मैं कर रहा हूँ कार्यक्रम की शुरुआत। ज़रा हमको ये गाइड कीजिए कि बाज़ार के अंदर स्क्रीन देख कर ऐसा लगता है कि बस अब नहीं गिरेगा,
डाटा देख के ऐसा लगता है कि नहीं अभी और गिरेगा, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। ये कंफ्यूजन की स्टेट है, ना कि क्लैरिटी की। डिम्पी जी, अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें, हो क्या रहा है मार्केट में कि अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी में पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा खासा फॉल भी आया था 22,800 से 21,800 का। पर वो जो फॉल आया था वो तीनों दिन आप देखिए, मार्च अप्रैल और मई महीने का जो लो है 21,800 21,850 के आसपास था। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये टूटने नहीं दिया है बाजार ने। अब ये फॉल के बाद जो रिबाउंड आ रहा है वहां पे ये आपका जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो 22,300 के आसपास है, जहां पे एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट पॉइंट भी है। तो मुझे लग रहा है ये मार्केट अब यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। बिकॉज क्या है, 20 और 21 के जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है तो आप एक तरफा अपमूव भी नहीं आपको मिलेगा, या फिर जब मार्केट जब नीचे जा रहा है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ नहीं पा रहा है तो वहां से रिबाउंड आ रहा मार्केट है। तो करके ही रखा है ना जबरदस्त। परफॉर्मेंस हिसाब से ये मूव आया है पिछले 2 3 4 दिन में, तो ये एक रिबाउंड मूव है। और 22,300 अब सबसे क्रिटिकल नंबर होगा मेरी नजर में, कि जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एंड ऑन द डाउन साइड अब मुझे लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो है 22,130 22,100 का। तो अगले 1 2 दिन के लिए मैं ये नंबर के ऊपर मेरा ध्यान बहुत ज्यादा रहेगा, 22,130 के आसपास का। जब तक इंडेक्स को होल्ड करता है तब तक इट इज स्टिल ओके कि वो 22,100 और 22,300 के रेंज में ट्रेड करेगा। पर 22,100 को यदि तोड़ता है तो एक और बार 21,900 21,950 को रिटेस्ट करने जा सकता है। और ओवरऑल आप अगर डेरिवेटिव का डाटा भी देखो ना तो 22,300 में सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स है, 22,200 और 300 में। और 22,200 और 22,000 में पुट राइटिंग बहुत एग्रेसिव है। तो ये ओवरऑल डेटा को आप सम अप करो, और साथ साथ में जो एफआईआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है जो तकरीबन 70% शॉर्ट पोजीशन है, तो इसे देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और ज्यादा शॉर्ट की गुंजाइश कम लग रही है। पर एक अपसाइड के लिए जो मार्केट को भागने के लिए जो ट्रिगर चाहिए ना वो नहीं मिल रहा है। और वो अगले कुछ दिनों तक मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन ही हम देखते रहेंगे मार्केट में ओवरऑल। ठीक है, ये पूरा का पूरा निफ्टी पर व्यू हो गया, बाजार पर व्यू हो गया। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए इस असमंजस वाले बाजार में, अनिश्चितता वाले बाजार में भी ट्रेड के कहां पर क्लियर कट मौके आपके लिए बन रहे हैं। लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। क्लोजिंग ट्रेड की शुरुआत हम कुणाल जी आपसे करेंगे। नमस्कार, बताइए आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर आपको भरोसा दिख रहा है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, आपको और डिम्पी जी को। एंड भरोसे की बात करें तो दो स्टॉक है जहां पे मुझे भरोसा दिख रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। सबसे पहला है पावर ग्रिड। 314 के अराउंड स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके डेली चार्ट की बात करूँ तो लगातार अच्छे खासे लेवल ये पोस्ट कर रहा है, एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में। और इतना नहीं, कंटिन्यूअसली 50 MA का सपोर्ट लेके स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लाइकली चांसेस है कि आने वाले दिनों में अच्छे खासे मोमेंटम हमें स्टॉक दिखा सकता है। सो पावर ग्रिड खरीदारी करके चलने की सलाह है 300 के एसएल के साथ। नाउ पहला टारगेट 325 का है जो एक हिडन टारगेट है। और जैसे ही ये क्रॉस होता है 345 का अल्टीमेट टारगेट भी हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो दो टारगेट है 325 345। एंड दूसरा जो स्टॉक है वो है एनटीपीसी। अगर एनटीपीसी के चार्ट की बात करें तो एक अच्छी खासी मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिली है। इतना ही नहीं, पिछले 5 दिन का जो रेंज था वो रेंज भी स्टॉक ने ब्रेक किया हुआ है। एंड लगातार वॉल्यूम वाइज एक्टिविटी भी स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। तो एनटीपीसी खरीदारी करके चलने की सलाह है 344 के एसएल के साथ। इमीडिएट टारगेट 375 का है जो इसका रिसेंट का टॉप है। जैसे ही 375 ब्रेक होता है अल्टीमेट टारगेट 395 भी हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों इंडेक्स वाले ही शेयर चुने हैं कुणाल जी ने। पावर ग्रिड 325 और 345 के टारगेट के लिए, और दूसरा जो शेयर है एनटीपीसी, आज सुबह के सत्र से मोमेंटम देख रहे हैं। 375 और 395 रुपए के लक्ष्य हैं कुणाल जी की तरफ से। ये दो शेयर तेजी के सौदे आपके लिए क्लोजिंग के लिए। आज वैसे भी हम देख रहे हैं कि पावर में और एनर्जी जो पैक है वहां पर अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। जतिन जी, आपके शेयर कौन से हैं, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे?
गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं न कहीं आईटी सेक्टर में जो बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, मेरे को लगता है कि उसमें पुल बैक की एक पॉसिबिलिटी है। और अगर जो हम रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे को लगता है कि विदिन दी आईटी पैक टीसीएस और टेक महिंद्रा 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कम गिरे हैं। तो हमें लगता है कि टेक महिंद्रा में एक बाइंग की गुंजाइश बनती है। एक शार्प रन अप के बाद पिछले 2 हफ्तों से ये साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया था। मेरे को लगता है कि कंसोलिडेशन अभी मैच्योर हो गया है और एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट हो सकता है टेक महिंद्रा में। तो 1255 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह रहेगी। टारगेट रहेगा हमारा 1323 का और 1347 का। जो अगला स्टॉक होगा वो ऑटो एंसिलरीज में से मदरसन सुमी वायरिंग का रहेगा। तो मदरसन सुमी वायरिंग में हमने देखा है कि 3 वीक का एक फॉल के बाद अपने 20 वीक एवरेज के सपोर्ट पे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो मेरे को लगता है कि जो फॉल है वो कंप्लीट हो चुका है और एक वैल्यू लेवल पे आ गया है। तो हमें लगता है कि मदरसन सुमी वायरिंग में लॉन्ग करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस 67 का रहेगा और टारगेट 71 और 73 के रहेंगे। ठीक है, मदरसन सुमी वायरिंग और टेक महिंद्रा ये दो शेयर हैं जतिन जी की तरफ से। इस बीच एचपीएल इलेक्ट्रिक के नतीजे आ गए हैं स्क्रीन पर। मुनाफा 21.8% बढ़ा है और एबिडा में करीब करीब 24% के आसपास का उछाल दिख रहे हैं। 55 करोड़ रुपए पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। ईयर ऑन ईयर ये फिगर हैं। मार्जिन के आंकड़े देखने होंगे, लेकिन एचपीएल इलेक्ट्रिक इस वक्त हम देख रहे हैं कि शेयर हल्की से कमजोरी के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आय में 17% का उछाल है। 424 करोड़ रुपए आय का फिगर आया है एचपीएल इलेक्ट्रिक का। तो आय, मुनाफा, एबिडा तीनों के तीनों फ्रंट पर फिलहाल तो आंकड़े ये ठीक दिख रहे हैं, लेकिन शेयर है नीचे, ऊपरी स्तरों से ये नीचे आकर कारोबार कर रहा है इस वक्त। 4.5% के आसपास की नरमी है। एक मार्जिन के आंकड़े पर नजर रहेगी। जरा एक बार शेयर पर व्यू ले लेते हैं। कुणाल जी, एचपीएल इलेक्ट्रिक जरा चेक कर लीजिए। मार्जिन भी बढ़ा है, 12.25% से बढ़कर 13% के आसपास के मार्जिन है। हालांकि अगर हम एचपीएल इलेक्ट्रिक की बात करें तो ठीक रफ्तार से ये चला है। महीने भर में करीब 20-25% के आसपास की तेजी है। अभी तक का जो समय बीता है इस साल में 4-4.5 महीने में करीब करीब शेयर 1.5 गुना हो गया है। कैसा लग रहा है आपको शेयर सर, और नतीजों के बाद इसमें क्या कोई ट्रेड बन रहा है? वेल अभिषेक जी, अगर मैं इसके आली चार्ट की बात करूं तो रिसेंटली स्टॉक ने उसके 50 एमए आली का सपोर्ट भी लिया हुआ है, जो तकरीबन तकरीबन 385 के लेवल पे आता था। अभी 408 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो स्टॉक एक हाई टू हाई बॉटम फॉर्मेशन में भी ट्रेड कर रहा है और वीकली चार्ट भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है ये स्टॉक का। सो मेरा मानना ये है कि स्टॉक में पोजीशन बना के चलनी चाहिए। लोअर लेवल पे ऐसा थोड़ा सा बढ़ाएगा, 375 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 375 फिलहाल स्टॉक का 407 पे ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। पहला टारगेट 431 का है एंड जैसे ही 431 क्रॉस करता है, 431 यानी कि इसका रिसेंट का टॉप, वहां पर टारगेट आ रहा है। और जैसे ही 431 क्रॉस करता है, हमें ऊपर में 472 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी आप कह सकते हो कि 15 से 16% का भी मूव ये स्टॉक रिसेंट लेवल से देने के लिए सक्षम है। तो डेफिनेटली मेरे ओर से खरीदारी की राय रहेगी विद द एसएल ऑफ 375। ठीक है, 375 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदने की सलाह है। एचपीएल इलेक्ट्रिक अगर हम कंपनी की बात करें तो ये स्मार्ट मीटर बनाने के कारोबार में ये कंपनी है और मल्टी बैगर साबित हुई है। साल भर पहले भाव करीब 100 रुपए के आसपास था। अब देखिए 400 रुपए के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रही है, तो कितनी स्ट्रेंथ है। लगातार कंपनी को ऑर्डर भी मिले हैं और उसके चलते ये शेयर चला खूब है। थोड़े बहुत हल्के फुल्के प्रॉफिट टेकिंग आ जाए तो कोई ज़्यादा इसमें आश्चर्य की बात भी नहीं है। नतीजे हालांकि प्राइमा फेसी इसके ठीक ठाक ही लग रहे हैं। एक शेयर जिस पर जतिन आपसे व्यू चाहेंगे वो है इंटरग्लोब एविएशन का। बढ़िया तेजी, ये ठीक ठाक रफ्तार से लगातार ये भी चला है। इंटरग्लोब में आप कहाँ तक के स्तर देख रहे हैं? अगर मान लीजिए किसी को पोजिशनली भी रखना हो, अगर महीने भर या 2 महीने के लिए, क्या आपको लगता है कि अटेम्प्ट करेगा ये 5,000 रुपए की तरफ के आंकड़े को? देखिए, इंटरग्लोब एविएशन की बात करूँ तो मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। एविएशन स्पेस में आई थिंक वन ऑफ द ओनली काउंटर्स जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं।
आई थिंक डेफिनेटली ये काउंटर में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है कि 5000 के लेवल्स पे ज़रूर जा सकता है। जो भी इसमें करेक्शंस हम देखने मिलते हैं, बहुत ही शैलो करेक्शन देखने मिलते हैं। 2-3% से ज़्यादा करेक्ट होता नहीं है जनरली ये स्टॉक। तो आई थिंक कि कभी भी जब ये अपने 20 डे के मूविंग एवरेज के आसपास आता है, तो इसमें अक्यूमुलेशन करना चाहिए। ओवरऑल जो ट्रेंड जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। 5000 डेफिनिटली इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म देखने मिलना चाहिए। ये दो गेस्ट आपके। अवनी भट्ट को एक बार जोड़ लेते हैं अपने साथ ताकि ऑप्शंस का चैंपियन हम आपके सामने रख पाएं। दिखाइए जरा ऑप्शंस का चैंपियन और अवनी भट्ट को लेके आए। अवनी जरा बताएं कौन सा ऑप्शन आपने चुना है। आई होप इंडेक्स तो नहीं चुना होगा, स्टॉक्स ही होगा कोई। नहीं, बिल्कुल आज अभी इंडेक्स में काम करने ऐसा है भी नहीं, जैसे अपनी सुबह भी बात हुई थी। तो स्टॉक्स में पीएससी सेक्टर में ओवरऑल एक अच्छी तेजी नजर आ रही है और ये कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ से अभी अपना पिक होगा एनटीपीसी। तो एनटीपीसी में 365 की कॉल में खरीदारी करेंगे 6.5 रुपए में। उसका टारगेट रहेगा 14 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपए का। तो अधिकतम मुनाफा रहेगा 11,000 का और नुकसान सीमित रहेगा 5,500 तक। तो इसमें फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखा है कल भी और आज भी। और कल जो 358 के करीबन जो एक रेजिस्टेंस एरिया था पिछले एक हफ्ते से, उसके ऊपर कल बंद दिया है। तो यहाँ से अब ये मूव कंटिन्यू रहेगा 370 तक का। तो 365 के कॉल में हम खरीदारी करेंगे और यही आज का ऑप्शन कॉल रहेगा। ठीक है, एनटीपीसी की 365 वाली कॉल है। सुबह हमारे साथ रुचित जैन भी जुड़े थे, उन्होंने भी एनटीपीसी की ही कॉल दी थी। बस उनकी स्ट्राइक और आपकी स्ट्राइक पे सिर्फ 5 रुपये का फ़र्क है। उन्होंने 360 की बोली थी, आपने 365 की बोली है। ये 6.5 रुपये में मिल रही है। 14 रुपीज़ का टारगेट है, 3 रुपये का स्टॉप लॉस है। देखिए आज आरईसी पीएफसी वगैरह भी चल रहा है, एनटीपीसी भी चल रहा है। सरकार की जो कंपनीज हैं पावर से जुड़ी हुई, उनकी वापस से री रेटिंग हो रही है। और ऑप्शंस का पहला रूल ये होता है कि जो ट्रेंडिंग ऑप्शंस, ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, उसी की कॉल पुटें चुनी जाएं। नहीं तो क्या होगा, टाइम वैल्यू खा जाएंगी कॉल पुट्स को। अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये कैलकुलेशंस हमने समझ ली। 11,000 तक का प्रॉफिट है, 5,500 का लॉस होगा अगर एसएल लगेगा, और अगर टीजीटी लगेगा तो आपको 11,000 रुपये आएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हिमांग जानी से अभी तक बातचीत नहीं हुई हमारी, तो उनसे ज़रा करेंगे बातचीत। थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था लेकिन वो ठीक हो चुका है। बस छोटे से ब्रेक के बाद हिमांग भाई आपके पास वापस लौट रहे हैं। ब्रेक में एक बार फिर आपका स्वागत है। निफ्टी आ चुका है हर निशान में। अगर आज दिन के हिस्सों में अगर आप बांटेंगे तो पहले आधे एक पौने घंटे में भी निफ्टी हर निशान में था। दिन का पूरा सेशन निफ्टी भी अपने आप को हर लाल निशान में ले गया, लेकिन अब फिर से वो एक अटैम्प्ट ले रहा है कि आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर करे, ताकि एक कॉन्टीन्यूटी इफेक्ट दिखाया जा सके। ठीक, तो ये पहला पॉइंट है जो मेरे को आज निफ्टी का बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर इंडिया विक्स वापस से लाल निशान में आया है। ये मैं आपको इंडिया विक्स बार बार इसलिए नोटिस करा रहा हूँ क्योंकि इसका 3 पॉइंट गिरने की गुंजाइश बनती है। ये 18 तक 1 मिनट के लिए आएगा ताकि शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर को दबा पाए। अभी तक शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर नहीं दब रहा बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स। ये सामने आके खड़ा हो जा रहा है। अगर नहीं दबा तो फिर आएगी भी नहीं, ये बात भी क्लियर समझ लीजिएगा। ठीक, हेमांग जानी इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं। हेमांग सर, ओवरऑल अभी तक की अर्निंग्स आज 15 तारीख है तो कंप्लीट हुई है। इस अर्निंग्स का लेसन क्या है सर? इस अर्निंग्स में से क्या अच्छा निकला और क्या बुरा निकला? तो अर्निंग सीजन तो काफी अच्छा रहा है। हमारी उम्मीद थी लगभग 13-14% का निफ्टी लेवल पे ग्रोथ होगा, तो बाय एंड लार्ज उसी के आसपास हमने नंबर्स देखे हुए हैं। जस्ट टू हाईलाइट कुछ कंपनीज यहाँ पे नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। मार्केट कंसेंसस है उसमें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट, टू व्हीलर कंपनीज का बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस था, टीवीएस, हीरो मोटर। और सबसे हाईलाइटिंग अगर पार्ट की बात करूं ये क्वार्टरली अर्निंग में, तो वो कैपिटल गुड्स के रिलेटेड है, चाहे वो एबीबी हो, सीमेंट्स हो, टिमकेन इंडिया हो। तो बाय एंड लार्ज अच्छी थी। अगर मुझे कोई नया एक्शनेबल पे काम करना हो पोस्ट रिजल्ट्स, तो मैं जरूर से थोड़ा सा ये कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज में ही जाऊंगा। हो सकता है थोड़ा सा उसमें कूल ऑफ आए, बट जो अर्निंग मोमेंटम है
बहुत ही स्ट्रांग है। तो सीमेंस, एबीबी, टिमकेन, ये कंपनीज में जरूर से एक पोजीशन बनाने का सोचना चाहिए। ठीक है हेमांग भाई, एक क्वेश्चन मेरा आपसे और भी है। मैं आपको ना एक एनालिस्ट से हटा के 1 मिनट के लिए ज़रा इन्वेस्टर बना देता हूँ, और वो ऐसा इन्वेस्टर्स जो करीब 6 महीने तक मार्केट में रहेगा। और अगर आपके हाथ में पैसे और मार्केट में थोड़ी बहुत जो गिरावट आई हुई है, सबसे पहले आप क्या खरीदोगे? मेरे को 2 शेयर का नाम दे सकते हो तो वो अच्छी बात है, सेक्टर का नाम दे दोगे तो अच्छी बात है, थीम से भी काम चला लेंगे अगर आप सेक्टर भी नहीं बताओगे तो। सबसे पहले मैं अदानी पोर्ट लूंगा, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो एक तो नंबर्स और जो फंडामेंटल स्टोरी है वो तो बेहतरीन है ही, पर थोड़ा बहुत कनेक्शन उसका इलेक्शन एज एन इवेंट के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे अदानी पोर्ट में काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, काफी कन्विक्शन है। और जिस तरह की ग्रोथ कंपनी अचीव कर रही है, मुझे लगता है यहाँ से 18-20% की अपसाइड एक साल में बिल्कुल आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर मुझे कोई और सिलेक्ट करना हो, तो जैसा मैंने कहा कि जो कैपिटल गुड स्पेस है, पर्टिकुलरली जो कंपनीज रेलवे इंफ्रा में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसका मोमेंटम बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं या तो टिमकेन ले सकता हूं, या फिर मुझे लगता है कि सम ऑफ द पीएसयू कंपनीज, जहां पे जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, ये सब में मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। ऑर्डर इनफ्लो का भी मुझे लगता है कि एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा, और जो कोर स्टोरी है उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी एक ग्रोथ स्टोरी बन रही है। तो ये स्टॉक्स में आप अगर 3 to 6 मंथ्स के व्यू से भी काम करें तो एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है। कोचिन शिपयार्ड आज हम देख रहे हैं कि ये सपाट कारोबार कर रहा है। इस वक्त निफ्टी को आप देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग लेवल है, 22,222 पर फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हर निशान में थोड़ी सी रिकवरी निचले स्तरों से जरूर आई है। आज कैपिटल गुड स्टॉक में बहुत ही गजब का मोमेंटम बना हुआ है। आप सीमेंस देखिए, करीब करीब 7% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। कमिंस के शेयर में भी अच्छी तेजी है, कमिंस से करीब करीब 3.5% ऊपर। थर्मैक्स में तेजी दिख रही है। सीमेंस के नतीजे बहुत अच्छे आए थे, करीब करीब मुनाफे में 70% के आसपास का उछाल था, और कामकाजी मुनाफा या फिर आय, वहां पर भी अनुमान से बेहतर प्रदर्शन कंपनी ने किया है। एक डिमर्जर का भी ऐलान हुआ है। सीमेंस पर जरा आपसे व्यू चाहेंगे कुणाल जी। आप बड़ी तेजी लगातार अगर हम 3-4 सत्र से देखें तो सीमेंस तेजी वाले मोमेंटम में है। सीमेंस क्या चलता रहेगा ऐसे ही और चलेगा क्या, या फिर अब थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए इतनी बड़ी तेजी के बाद? अभिषेक जी, मुझे लगता है कि जो तेजी आज के दिन में देखने को मिली है, वो तेजी फर्दर बरकरार रह सकती है। एक अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और वॉल्यूम भी आप देखें तो बहुत ही बड़े वॉल्यूम इसमें जनरेट हुए हैं स्टॉक में। एक पॉजिटिव रिदम स्टॉक में देखने को मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए फिलहाल के लिए। ऊपरी लेवल की बात करें तो पहला लेवल है 7,480 का, जो हमें देखने को मिल सकता है, और 7,480 जैसे ही ब्रेक करता है 8,000 प्लस के भी लेवल सीमेंस हमें दिखा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ व्यू मेरा उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन खड़ी है। नई पोजीशन बनाने की सलाह मेरे अभी मैं नहीं दे रहा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नई पोजीशन बनाने के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए सलाह है होल्ड करके चलिए 7,480, और जैसे ये लेवल क्रॉस होता है 8,000 प्लस के भी लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। सीमेंस को लेकर ये व्यू, लेकिन चलिए 3 बज गए हैं और खास सेगमेंट हमारा 3 बजे का मार्केट एट 3 अब तैयार है, और समझेंगे कि कौन से शेयर अब आपके रडार पर होने चाहिए। जी हाँ, तो आज शुरुआत करते हैं हम भारतीय एयरटेल के कॉन कॉल के हाइलाइट्स के साथ, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से हमें सुनने को मिला है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर रेवेन्यू की बात करें और मार्केट शेयर की बात करें तो एक हाई लेवल पे है। उसके अलावा 5G में ग्राहकों में भी एक बढ़त देखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आगे जाके भी। उसके अलावा अगर आप बात करें DTH की, तो उस कारोबार में भी जो रिकवरी है उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस मैनेजमेंट को देखने को मिल रहा है। कर्ज की मतलब जो लोन है उसमें कहीं पर हमें एक डिक्रीज देखने को मिल सकता है इसी के सबके चलते हुए, और इसी
उसी की वजह से हम शेयर में भी देखें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी आज के दिन में। अगली बात करते हैं कुछ नंबर्स की, क्योंकि हमारे पास Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। ज्योति लैब की अगर बात करें तो अगर हम कंसोलिडेटेड आय की बात करें तो कहीं पे 7% का ग्रोथ देखने को मिला है YoY बेसिस पे। कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है वो 31% से बढ़ा है। इसी के साथ साथ अगर हम EBITDA मार्जिन में भी बात करें तो 14.61 से बढ़ के EBITDA मार्जिन जो है वो 16.4% पे चले गए हैं। अगली बात करते हैं क्लीन साइंस की, क्योंकि इसमें भी एक अगर हम नंबर्स की बात करें तो कंपनी ने 3 रुपीज़ का डिविडेंड तो दिया ही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड आय की तो 16.8% से ये जो है ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। उसी के साथ साथ मुनाफा जो है वो भी 12.2% से बढ़ा है। EBITDA की मार्जिन्स की अगर बात करें तो कहीं पे हमें 44.5% से नीचे गिर कर 41.5% पे देखने को मिल रहा है। बट अगर हम शेयर्स में बात करें तो एक तेज़ी आज के दिन में इस स्टॉक में भी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं अपोलो टायर्स की, क्योंकि कहीं पे एक मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे भी एक कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है। यूरोप के कारोबार के ऊपर मैनेजमेंट का कहना ये है कि कहीं पे सुधार देखने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है अपोलो टायर्स में। उसी के बाद अगर हम बात करें OEM की तो OEM वॉल्यूम से भी हमें 10% का एक ज़्यादा 10% से भी एक ज़्यादा गिरावट देखने के चांसेस है, ऐसे मानना है अपोलो टायर्स के मैनेजमेंट का। उसके अलावा बात करें ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा इस क्वार्टर में भी, और इसी के चलते हुए ये शेयर जो है वो भी हमारे रडार पर रहने वाला है। और आखिर में बात करते हैं पैरादीप फॉस्फेट की, क्योंकि इसके अगर नंबर्स की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग हमें इंक्रीज देखने को मिला था। रेवेन्यू जो है उसमें कहीं पे घटावट देखने को मिली थी 38% की। बट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो उसमें कहीं पे 115% का इंक्रीज देखने को मिला। अब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 20 करोड़ का पैट जो है वो कंपनी ने रजिस्टर किया था इसी क्वार्टर में। इसी के साथ साथ अगर हम EBITDA की बात करें तो उसमें भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। और इसी के चलते अगर हम शेयर में भी बात करें तो 7% से भी एक ज़्यादा अपटिक आज के दिन में ही देखने को मिला है। तो खबरों के दम पे और मैनेजमेंट के कमेंट्री के दम पे ये सब स्टॉक्स जो है वो काफ़ी नज़र में रहने वाले हैं, क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन ये सब स्टॉक्स में हमें आज के दिन में देखने को मिला है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये 3 बजे तक का पूरा लेखा जोखा हमारे सामने रखने के लिए। देखिए मार्केट एक अटैम्प्ट तो ले रहा है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि वो अटैम्प्ट ले रहा था कि कल के लॉसेस को मेंटेन ना हो, कल की जो तेज़ी है मतलब एक्चुअली उसके ऊपर ही आके क्लोज हो, ये वाला पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। दूसरा विक्स फ्लैट है, बैंक निफ्टी के अंदर करीब 200 पॉइंट की गिरावट है, हालांकि पहले से कम हुई है बट फिर भी हुई है। और इसने आज क्या किया कि सारी ऑप्शंस को गला दिया और स्पीड से गलाया है। ऐसा नहीं कि पुट्स वालों का बेनिफिट है, पुट वालों के भी बहुत ज़्यादा आज एप्रिसिएशन नहीं इसने करके दिया। अब जरा मैं कुछ एक स्टॉक्स पता कर लेता हूँ टेक्निकल एनालिस्ट से और स्पीड से पता करूँगा। प्रोड्यूसर साहब बाय सेल फटाफट लगाते जाइएगा। कुणाल परार आपसे 2 शेयर है, पहला है फिनोलेक्स पाइप, एक बार ज़रा चेक करना फिनोलेक्स पाइप के नाम से, फिन पाइप डालेंगे आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये ज़रा चेक करो आप, और दूसरा फिर सेल चेक करवाएंगे आपसे, पहले फिनोलेक्स करो। वेल डिम्पी जी, स्टॉक ने अच्छे खासे मोमेंटम दे दी है, 304 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नई खरीदारी करके चलने की बिल्कुल सलाह नहीं है, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में नाउ 25 मिनट ही बचे और लग रहा है कि ये स्टॉक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना रहा है। और नॉर्मली जब भी ये बनता है एक प्रॉफिट बुकिंग हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। सो लाइकली चांसेस है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक हमें 279 275 तक के लेवल दिखा सकता है। तो नई खरीदारी करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए व्यू जरूर से रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार निकल सकते हैं। ठीक है, सेल पे क्या कहोगे सर आप? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात सेल पे करें, क्या कहोगे? सेल आवाज आ रही है ना आपको? यस सर, यस सर। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेफिनेटली डिम्पी जी यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। अगर मैं बॉटम की बात करूँ तो एक हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया है, अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इतना ही नहीं, 21 EMA का भी काफी अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने पकड़ के रखा है। सो व्यू मेरा यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करके चलने का ही है। लोअर लेवल पे डिम्पी जी हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे, एसएल थोड़ा सा बढ़ाएगा, जो वॉलेटिलिटी हमें फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल रही है उसके बेस पे जो एसएल आएगा हमारा वो रहेगा तकरीबन 154 का रहेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं डिम्पी जी, तो सबसे पहला टारगेट जो है इसका रिसेंट का टॉप है 174 का, और जैसे ही 174 ब्रेक होता है 190 तक की नॉन स्टॉप रैली ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। यानी कि आप कह सकते हो कि 13 to 14% इसकी मोमेंटम ये स्टॉक देने के लिए रेडी है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है 154 के एसएल के साथ। हिमांक सर, मेरे को पता है आपको जाना है, इसलिए मैं एक आखिरी सवाल आपसे पता करूंगा। जैसे अभी आपने एक इलेक्शन और साथ ही मोमेंटम वाला शेयर अडानी पोर्ट बताया, आपने कहा कि वहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है।
ऐसे सरकारी कंपनीज भी तो होंगी ना आपकी लिस्ट में जिनका इस थर्ड फेज में हो सकता है जीवनोद्धार हो। एग्जाम्पल के लिए सर ITI आज 10% ऊपर है। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट, ये भी दिखाना चाहो तो ये भी आप दिखा सकते हो। MMTC भी 3-4 दिन से थोड़ा एक्टिव हुआ है। आप इन सभी कंपनीज पे कोई है ऐसी नज़र वाला शेयर? देखिए, PSUs में बेस मेटल वाली जो कंपनीज हैं वहां पे एक हमें लगता है कि काफी अच्छा ट्रैक्शन है। अगर आप देखें तो कॉपर के दाम पिछले एक महीने में 17% से बढ़े हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर हो गया, मॉइल हो गया, ये स्टॉक्स में मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डिफेंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आई थिंक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BEML, BEL, आप देखें BEML के नतीजे कितने जबरदस्त थे। 300 बेसिस पॉइंट की मार्जिन इंप्रूवमेंट, टॉप लाइन में जबरदस्त ग्रोथ और आगे की जो आउटलुक है वो भी काफी अच्छी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिफेंस और रेलवे इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले जो कंपनीज है PSUs में, उस पे एक अच्छा 1-2 साल में मुझे लगता है कि और ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो उसमें बिल्कुल फोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए तमाम स्टॉक्स पर। लेकिन नतीजों का सीज़न चल रहा है। वैसे आज 15 तारीख है, कुछ दिन तक और नतीजे आएंगे। अब बहुत कम नतीजे बच गए हैं, लेकिन M&M के नतीजों पर कल फोकस होगा। नतीजों से पहले आज हम देख रहे हैं कि शेयर ये 52 हफ्ते की ऊंचाई पर भी पहुंचा। 1.5% के आसपास की अच्छी तेज़ी है। क्या नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है, ये ज़रा समझ लेते हैं। सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो ऑटो को बड़े अच्छे से ट्रैक करती हैं। सृष्टि, बताइए M&M के नतीजे कैसे आएंगे और फोकस में क्या होगा, नज़र कहाँ पर रहेगी? जी हाँ, इस बार ठीक ठाक नतीजे आने की उम्मीद है M&M से। जी हाँ, स्टॉक आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि एक रिकॉर्ड लेवल्स पे है, पर कोई निराशा की उम्मीद नहीं है। वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि इस बार का देखिए आप मिक्स, तो ट्रैक्टर डिवीजन इनका जो है थोड़े से गिरावट का शिकार ज़रूर हुआ था, जहाँ पे वॉल्यूम साल दर साल 20% घटती हुई नजर आई थी। पर इनका ऑटोमोटिव डिवीजन ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है। साल दर साल 14% की वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखी है। यहाँ पे जो कंपनी का SUV पोर्टफोलियो है लगातार वहाँ पे लीडरशिप बनाया हुआ है, और साथ ही टोटल वॉल्यूम्स में भी एक सिंगल डिजिट का इजाफा हुआ है। तो सभी फैक्टर्स जो हैं कंपनी के ओवरऑल नंबर्स पे भी प्ले इन करेंगे। इस बार आय से हमारी उम्मीद है कि 24,120 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा रह सकता है। वही EBITDA 3,032 करोड़ के आसपास हमारी आने की उम्मीद है। और मार्जिन्स भी साल दर साल देखिए लगभग फ्लैट 12.6% पे आते हुए दिखेंगे। साल दर साल अगर देखें तो 20 बेसिस पॉइंट का ही सिर्फ एक जंप होगा। पर इसके अलावा प्रॉफिट फिगर में 1890 करोड़ हमारी आने की उम्मीद है। तो प्रॉफिट फिगर और मार्जिन्स जो हैं की होंगे देखने के M&M के लिए, क्योंकि इस बार जो है हम उम्मीद करें कि इनके फार्म इक्विपमेंट यानी ट्रैक्टर डिवीजन से जो है थोड़ी सी मार्जिन्स में गिरावट ज़रूर आ सकती है, पर ऑटोमोटिव डिवीजन के जो मार्जिन्स हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये पूरे मिक्स पे हमारी नज़र रहेगी कि किस तरीके से कंपनी ने बाकी मेजर्स लेते हुए अपने नंबर्स को बेहतर किया है। साथ ही साथ आने वाले समय में जो डिमांड आउटलुक है उस पर नज़र बनाए रखेंगे। EVs को लेकर कोई नई कॉमेंट्री या फर्दर डेवलपमेंट है वो भी हम फोकस में रखेंगे। और साथ ही XUV 3XO की जो बुकिंग्स आज से चालू हो गई, यानी 15 मई से जो चालू हुई हैं, उसके कोई फ्रेश आंकड़े अगर कंपनी लेकर आती है कि कितनी बुकिंग्स हुई हैं, तो उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो M&M इस बार अच्छे नतीजों की ही उम्मीद है। ठीक है, M&M से अच्छे नतीजों की उम्मीद है। M&M के नतीजों को भी समझेंगे, नतीजों से पहले एक बार व्यू भी लेंगे। लेकिन इस बीच भारतीय एयरटेल के नतीजों के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है, और भारतीय एयरटेल ने कहा इस कॉन्फ्रेंस कॉल में कि इंडस्ट्री में 3 प्लेयर तो होने ही चाहिए, 3 प्लेयर रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ARPU जो है वो 300 रुपये रहना चाहिए। इसको लेकर सुनील भारती मित्तल पहले भी कई बार कह चुके हैं कि 300 रुपये का ही एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी कि प्रति ग्राहक औसत आय सस्टेनेबल है, और फिर से उसको रीट्रेट किया है। साथ ही ये भी कहा है कि टैरिफ बढ़ाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि एयरटेल फाइनेंस में मजबूत ग्रोथ है, और भी कुछ उसके टेकअवेज आ रहे हैं कॉन्फ्रेंस कॉल के। आपको नीचे हमारे फ्लैश पर ये दिख जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बीच एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पर व्यू लेंगे, और आपके लिए हम एक से बढ़ के एक शानदार BTST या फिर STBT ट्रेड भी लेकर आएंगे। आपकी जाए करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार की अगर बात करें तो बिल्कुल एक रेंज में ही है, 20-25 अंक नीचे है निफ्टी इस वक्त।
22,200 के स्तर के पास पिछले आधे पौने घंटे से उसके आसपास ही टिकर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक में 160 अंकों की गिरावट है और लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी है। लेकिन ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे एमएनएम के नतीजों का अनुमान बताया सृष्टि ने। एमएनएम पर एक व्यू चाहेंगे आपसे। जतिन, आप जरा बताइए एमएनएम, क्योंकि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से बढ़कर एक लॉन्चेस हो रहे हैं, एसयूवी की मार्केट लीडर है ये एमएनएम। जरा आप बताइए कि कहां तक आपको जाता हुआ शेयर दिख रहा है? क्या इसमें कोई ट्रेड लेना चाहिए या एक बार नतीजे आ जाएं और उसके बाद ही कुछ करें? हाँ, देखिए, अगर जो मैं एमएनएम की बात करूँ तो एक बहुत ही आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है इन दी ऑटो स्पेस। मेरे को लगता है कि पिछले, अगर जो मैं एक वीक का चार्ट देखूं तो मेरे को लगता है कि कंसोलिडेशन में से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है और साथ ही साथ में आज में उसमें फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट भी देखने मिल रहा है इनफैक्ट। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक पॉजिटिव रुझान बने रहना चाहिए। ऊपर में मेरे को लगता है कि अभी 2450 तक के अपसाइड पॉसिबल है इसमें। डेफिनेटली ये जो रिजल्ट का प्ले है, या तो उससे थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है जब तक ये 2200 2180 के नीचे जब तक ये फिसलता नहीं तब तक इसकी ट्रेंड में कोई चेंज आएगा। इसके लिए अगर जो इसको करंट लेवल्स पे पोजीशन बनानी है तो मेरे को लगता है 2200 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली लॉन्ग किया जा सकता है। पॉजिटिव मोमेंटम है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो इसके लिए 2450 2500 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग किया जा सकता है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 2200। ठीक है, 2,200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप एमएनएम को लॉन्ग कर सकते हैं। केमिकल स्टॉक्स में भी आज हम ठीक ठाक तेजी देख रहे हैं। कुछ स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि अच्छे से मूव कर रहे हैं। एक स्टॉक जिसका जिक्र करना चाहेंगे वो है रैलिस इंडिया। सुदीप जी, रैलिस इंडिया जरा चेक कीजिए। कल भी हम शेयर में मोमेंटम देख रहे थे, आज भी शेयर में तेजी है। रैलिस क्या कोई सौदा बन रहा है? कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं इसमें? अभिषेक जी, रैलिस में यदि हम शॉर्ट टर्म चार्ट तो देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा मीडियम टर्म चार्ट अगर देखें ना तो हमने जून 2023 में 180 190 के लेवल से स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड देखा है अभी तक। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो जो हिसाब से ओवरऑल चार्ट जो है तो दिसंबर 2022 में एक स्विंग हाई था 260 265 का। अब जैसे ही स्टॉक ने ये जो स्विंग हाई को क्रॉस किया, अब ये 260 265 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया ये स्टॉक के लिए। और मुझे लग रहा है अब जब तक ये स्टॉक ओवरऑल 260 के ऊपर ट्रेड करेगा, मैं एक दो दिन के लिए ये स्टॉक वो एक दो दिन वाला ट्रेड नहीं है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आपका पोजिशनल व्यू है, थोड़ी लंबी अवधि का व्यू है, क्योंकि मार्केट आप पेशेंस मांगेगा आपसे अगले एक महीने में। तो अगर ये लेवल पे अगर किसी को कुछ खरीदारी करनी है तो मुझे लग रहा है अच्छे स्टॉक अच्छे सेटअप्स ढूंढिए। तो यहाँ पे रैली से एक बहुत बढ़िया सेटअप मुझे नजर आ रहा है। और यहाँ पे जब तक ये 260 होल्ड करेगा तब तक मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है रैलीज का 320 और 335 तक जाने का। तो मुझे लग रहा है ये मौजूदा भाव से और डिप्स पे खरीदारी कर सकते हैं। इसमें 260 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के चले। और जो पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है 312 और 325 के टारगेट्स यहाँ पे रैलीज में आने वाले कुछ 2 से 3 महीने में हम देख पाएंगे। ठीक है, रैलिस को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए 3:15 बज गए हैं। ये समझ लेते हैं कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। कुणाल जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके बीटीएसटी के सौदे क्या हैं आज के लिए? वेल, अभिषेक जी, मेरा बीटीएसटी में एक स्टॉक है जिसका नाम है वेक्टर फूड। काफी अच्छी मोमेंटम फिलहाल ये स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है एंड लाइकली चांसेस है कि आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी मोमेंटम ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। वेक्टर फूड 1293 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1250 का ऐसे मेंटेन करेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो 1335 का पहला टारगेट है एंड जैसे ही 1335 ब्रेक होता है कुणाल जी, 1400 तक के टारगेट। कुणाल जी, हेलो आपकी आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आई सर। आपने शेयर कौन सा बोला? फिर से रिपीट कीजिए, फिर से अपनी बात शुरू कीजिए। वेक्टर फूड। वेक्टर्स फूड, मिसेस वेक्टर्स फूड। यस। ओके, ठीक है, बताइए सर। फिर अपने टारगेट और स्टॉप लॉसेस बताइए सर।
एसएल मेरा रहेगा 1250 का। एंड अगर टारगेट की बात करता हूं तो पहला टारगेट है 1335 का। और जैसे ही ब्रेक होता है 1400 के अल्टीमेट टारगेट भी कल के ट्रेडिंग सेशन में ये हमें स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, 1400 रुपए तक के भी लेवल ये दिखा सकता है। 1250 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 1335 रुपए का टारगेट मिसेस बेक्टर्स फूड के लिए। ऑलरेडी 5% की बढ़िया तेजी के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। सुदीप जी, आपका शेयर कौन सा है सर? आप क्या बीटीएसटी करेंगे या फिर एसटीबीटी? कन्विक्शन कहां पर है आपका? अभिषेक जी, मैं बीटीएसटी करके जाना चाहूंगा, ब्लैक डायमंड कोल इंडिया। अब आप कोल इंडिया का अगर आप चार्ट देखें पिछले काफी महीनों से, तो एक स्ट्रक्चरल अपट्रेंड में बहुत ही बढ़िया पैटर्न्स यहाँ पे नजर आ रही है। हम अगर सितंबर 2023 से 230 रुपए से हमने तकरीबन देखा 480 तक का, फेब 2024 तक का एक सस्टेन्ड अपमूव था। उसके बाद स्टॉक 420 440 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, और अब फिर से यहाँ पे अगर आप देखिए पिछले 2-3 दिन के प्राइस एक्शन से, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट के आसपास 435 440 के आसपास एक सपोर्ट जोन से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। और पिछले कुछ एक दो सत्रों में हमने देख रहे हैं वापस से पीएसयू स्टॉक्स पे एम्फोसिस और फोकस बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है एक अप ट्रेंड में स्टॉक है जहां पे एक सपोर्ट से पलट रहा है। तो बीटीएसटी और अगले 2-3 दिन के लिए पर्सपेक्टिव से अगर किसी का होराइजन है, तो कोल इंडिया को 460 के स्टॉप लॉस से 482 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। ठीक है, 482 रुपए तक के टारगेट के लिए इसको खरीद सकते हैं। कोल इंडिया, ब्लैक डायमंड पसंद है सुदीप जी को, इसमें आपके लिए बीटीएसटी करने की सलाह है। जतिन, आपके पास आएंगे, आपके शेयर कौन से हैं? एक ही शेयर है या 2 शेयर आप रेकमेंड करेंगे बीटीएसटी के लिए? मैं एक शेयर रेकमेंड करना चाहूंगा, वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होगा, आईओसी होगा। तो हमने अगर जो डेली चार्ट्स पे देखे तो एक शार्प करेक्शन देखने मिला है फ्रॉम 180 टू 155, और पिछले 3 दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में पिछले 3 दिनों का हाईज के ऊपर एक क्लोज दे रहा है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये साइंस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल है, और हमें एक पुल बैक के लिए प्ले करना चाहते हैं आईओसी में। तो 166 के टारगेट के लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, और टारगेट स्टॉप लॉस में इसमें 159.80 का सजेस्ट करना चाहूंगा। तो आईओसी लॉन्ग साइड की तरफ बीटीएसटी रहेगा। अगर आप वैसे एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो बाजार के आपको ठीक दिखेगी। एक बार जरा दिखाना एफ&ओ वाले शेयर्स की एडवांस डिक्लाइन दिखाई तो आपको दिखेगी। अब वहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। 64 शेयर लॉन्ग में, कवरिंग के अंदर 16 शेयर, मतलब 76 10 करीब 80-82 शेयर ऐसे होंगे जो आपको शेयर दिख रहे होंगे। 77 शेयर वैसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। 102 शेयरों का डिक्लाइन है, ऑल्दो सुबह अच्छा था। लेकिन इस पर मिड कैप इंडेक्स दिखाओ आप, मिड कैप इंडेक्स आप देखोगे, मिड कैप इंडेक्स के अंदर बकायदा हरा निशान है, और वो डेज हाई के आसपास भी होगा। एक बार जरा दिखाना स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, आपको थोड़ा उससे और आइडिया लग जाएगा। तो हो क्या रहा है ना, बाजार के अंदर जो बड़े शेयर हैं वो इंडेक्स की प्रॉब्लम है। ये है देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, यहाँ पे ना कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, ना ही कोई वैसी चीज़ है। ये स्मॉल कैप भी फायर हो गया। लेकिन जैसे आप बैंक निफ्टी फायर करो, जैसे आप निफ्टी फायर करो, तो आप वहाँ देखोगे दोनों के अंदर आपको डाउनफॉल चैनल दिखेगा, जबकि इन दोनों के अंदर नहीं है। तो ये क्या कर रहा है कि आपको ऊपर ऊपर से तो दिखा रहा है कि देखिए बाजार ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े शेयरों से खोखला हो रहा है। ठीक, या मैं बोलूँगा साइडवेज हो रहा है, खोखला भी क्या साइडवेज हो रहा है। तो बड़ा ही ना, अब क्या ना, डल सा सेशन है। पहले रुक नहीं रहा था, अब रुका है तो बढ़ नहीं रहा। मार्केट को सिर्फ बढ़ना चाहिए, मार्केट को गिरना और रुकना दोनों से एलर्जी है। तो फिलहाल उसको बढ़ता हुआ बाजार दिखे तो जैसे कि चेहरे खिल से जाते हैं, ऐसा अभी हो नहीं पा रहा है। देखते हैं ये कब होगा, कैसे होगा। 1-2 शेयर जरा और आइडिया ले लेते हैं और अपने मेहमानों से पता करते हैं। इंडिगो तो पूछ लिया अभी, ठीक है। ये ABFRL लेके आइए जरा 1 से 1.5%, इसकी फ्यूचर वाली प्लेट फायर करना आप स्क्रीन पर। सुदीप एक बार जरा ABFRL आप चेक करोगे? डिम्पी जी, ABFRL का यदि हम चार्ट देखें तो जो हिसाब से बीच में स्टॉक में डीमर्जर का न्यूज आया था, उसके बाद नतीजा है, तो वहां पे एक अच्छा बुलिशनेस हमें दिखा था। और उसके बाद स्टॉक फिर से 245 250 जो कि एक उसका प्रायर रेजिस्टेंस था, उसको रिटेस्ट करने चला गया, और वो सपोर्ट जोन से अब स्टॉक 3-4 दिन स्टॉक वही लेवल के इर्द गिर्द घूमा।
245 250 के लेवल के बीच में कंसोलिडेट किया और अब हमें यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। स्टॉक आज 1.5-2% तेज है और मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम बन रहा है स्टॉक में, जब तक 255 का लेवल होल्ड करेगा तब तक पोजिशनली हम ये स्टॉक में 285 290 के लेवल्स आते हुए नजर आ रहे हैं कुछ 1 से 1.5 सप्ताह में। निफ्टी अपने तर्ज पे गिर रहा, उसकी प्रॉब्लम आप जानते ही हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि बैंक निफ्टी आज ठीक है गिरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसने गिरावट को धीरे धीरे कम किया। हुआ क्या है कि इसने आज सारी पहले कॉल्स के प्रीमियम को ईट किया, पुट्स वालों को तो ज़्यादा गेन दिया ही नहीं, प्रीमियम ईटिंग करने के लिए गया। अब क्या करेगा ये, फ्यूचर अपने 48,000 के ऊपर ले आएगा और स्पॉट को 47,800 तक ले आएगा, जहाँ से एक्चुअली में इसका बेस बना हुआ है। तो ये प्रीमियम ईट करने के लिए नीचे आया और आज सारे प्रीमियम्स को ईट करके चला गया। मैं एक आपको और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए मार्केट के अंदर ना आजकल 80% हिस्सा ऑप्शंस के अंदर ट्रेड होता है। अब कैश वैश नहीं रह गया, कोई काम भी नहीं करता कैश में, तो BSE को कैश तो वैसे भी कम हो गया। ये फ्यूचर्स की प्लेट मैंने फायर करवाई है। ये जो ऊपर 30 मई लिखा है ना बॉस प्रोड्यूसर साहब, ये 16 मई वाली फायर करो आप। 30 मई वाली तो बड़ी एक्सपायरी हो गई है, 16 तारीख वाली अगर आपको मिल जाए ना तो आप दिखाना। मैं इसके पीछे दिखाना क्या चाहता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। 22,200 के आसपास अभी अभिषेक जी बता रहे थे कि इसी के आसपास हम कई समय से चल रहे हैं। यस, ये 22,000 लिखा है ना, इसको 22,200 करो। बार बार आप गलती कर रहे हो, 22,200 करो आप इसको पहले, ठीक। अब ये यही दिखाओ और साथ ही इसकी कॉल भी दिखाना। देखो 34% का प्रीमियम गया, नीचे ओपन इंटरेस्ट गया। ये है 22,200 की कॉल, 16 मई वाली, ठीक, 16 मई की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी राइज और कुछ भी फॉल नहीं हो रहा, दोनों के दोनों एकदम से सपाट से बैठे हुए हैं और आपके प्रीमियम्स को ईट कर रहे हैं। खैर इसके प्राइजेस गलत आ रहे हैं, मेरे पास जो लाइव प्राइजेस है उसके हिसाब से 70 रुपये रेट है, इसको हटा दो, इसके प्राइजेस गलत आ रहे हैं, आपके पास अपडेटेड नहीं है। कुल मिला के बात सारी यही मैं बताना चाहता हूँ कि ऑप्शंस वाले कृपा करके सावधान रहें। बाज़ार अगर कहीं नहीं भी जाएगा ना तब भी आपके पैसे ले जाएगा। ये सोचा के देखो कि अभी चला और ये सोचा के कि मैं फिर अभी गिरा। और अगर आपको ये बात नहीं हो रही हो ट्रस्ट, तो अभी पिछले 2-2.5 घंटे का निफ्टी की कॉल और पुट दोनों चेक कर लो, सेम स्ट्राइक की। ये मैंने फायर तो करवाई थी बट अनफॉर्चुनेटली कि इससे प्राइस ठीक नहीं थे, इसलिए 22,200 की कॉल और पुट दोनों के पैसे गए हुए हैं। ये बात कुणाल परार बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जतिन को भी बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होगी। कुणाल जी ठीक है ना, ये या तो पैसा लगाओ मत, या तो कन्फर्म हो जाने दो, या तो आ जाए ना फिर बॉटम आ जाए ना 22,000 पे फिर लेंगे, या तो चलाओ फिर इसको रेजिस्टेंस पार कराओ, 50 दिन के एवरेज पार कराओ, 300 लेवल का पार कराओ, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आके खड़ा करके पिछले 1.5-2.5 घंटे से ये आपको बिलीव करवा रहा है मैं अभी चला, ये अभी आपको बिलीव करा रहा है मैं अभी गिरा, और दोनों के पैसे खा गया। ये जब से वीकली शुरू हुई है ना, मैं आपको ट्रस्ट वर्दी बता रहा हूँ, लोगों ने पता नहीं कितना पैसा बनाया नहीं बनाया ये तो मेरे को नहीं पता, बट लोगों ने बहुत अच्छे से पैसा गंवाया है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, 10 में से जो 9 लोग पैसा गंवाते हैं, जरा वो बोला भी वापस से दिखा दो। एक्सचेंजेस नहीं बोला है, उनकी ही रिपोर्ट है, हमने तो किया भी नहीं काम। एक्सचेंजेस खुद से अभी की रिपोर्ट ये कहती है कि भैया आप थोड़ा सावधान रहो, 10 में से 9 लोग पैसा गंवाते हैं और एवरेज पे 50,000 रुपये जाते हैं। अभी 2 मिनट है, मैं ये इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये सिर्फ लेसन वाला काम है। मैं चाहता नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड दूँ, ना मेरी इच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेड लो, पहले हो जाए साफ़ सुथरा। और एक और चीज़, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा समझ में आ रहा होगा कि बाज़ार थोड़ा कन्फ्यूजन वाली स्टेट में, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। एक होता है बाय, एक होता है सेल, एक होता है होल्ड, और एक और भी होता है, वो होता है छोड़ देना। बाज़ार को अगर आप 10-15 दिनों के लिए छोड़ सकते हो ना तो छोड़ दो, वो एक्सपेरिमेंट ना करो जिसके बारे में जो आपके हाथ में ही नहीं है। तो 3 ऑप्शंस के अलावा चौथी ऑप्शन अगले 15 दिनों के लिए मेरे को लग रहा है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि छोड़ दो। 1 तारीख 4 तारीख आ जाए उसके बाद ले लेंगे, ना बाज़ार बंद हो रहा है, ना आप कहीं जा रहे हो, ना आपके खाते बंद हो रहे हैं, तो आप आराम से शांति से बैठो। अगर कन्फ्यूजन की स्टेट है तो, क्लैरिटी है तो फिर आपकी अपनी मर्जी, तो फिर आप जैसे मर्जी काम करो। कुणाल जी आप कोई ट्रेड मत बताना, सिर्फ एक्सपीरियंस बताओ मार्केट का। वेल डिम्पी जी बहुत ही बढ़िया आपने बताया अभी।
जिस हिसाब से अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है और पिछले 1.5 घंटे से कोई मोमेंटम नहीं मिल रही है, दोनों के पैसे मार्केट ने खाए हैं लॉन्ग साइड में, कॉल के और पुट के भी। मेरा एक्सपीरियंस डिम्पी जी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो रिसेंटली रिपोर्ट अभी पब्लिश हुआ है। नाउ अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं तो इंडिया नंबर 1 पे आता है ग्लोबल मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में, और जब से ये वीकली एक्सपायरी चालू हुई है ये नंबर जो है, इस नंबर में काफी बड़ा इजाफा हमें देखने को मिला है। यानी कि डिम्पी जी मैं कहूं कि रॉकेट स्पीड से एक शूटअप ये नंबर में हुआ है जब से वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है तब से। नाउ डिम्पी जी एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये भी है कि जहां पे ग्लोबल लेवल पे इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग जो है सबसे हाईएस्ट हो रही है, अगर मैं इतना कहूं तो चलेगा कि 100 लेवल पे 100 नंबर पे इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है। वहीं पे अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस कहीं भी नहीं ठहरता हमारे सामने। और वहीं पे अगर मैं एल्गो ट्रेडिंग की बात करता हूं तो आज सबसे ज्यादा एल्गो ट्रेडिंग यूएस में होती है, और वहीं पे इंडिया में एल्गो ट्रेडिंग तकरीबन 40 या 45% के लेवल पे होती है। तो ये जो डिफरेंसेस है डिम्पी जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे डिफरेंसेस है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट डालिए ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअली ये कहाँ पे जा रहा है मार्केट हमारा। रात इस पे लाइट डाल रहे हैं, हमारा तो खुद मानना है। हालांकि सेबी ने अभी तक कोई भी इस तरह के रेगुलेशंस को पास नहीं किया। आई होप कि वो जल्दी एल्गो पे भी कुछ ना कुछ टेक अवे ज़रूर लेंगे, लेकिन हाँ वीकली ऑप्शंस के अंदर सावधानी से काम करने की इस समय बहुत सख्त ज़रूरत है। निफ्टी इस समय फ्लैट ही मैं बोलूँगा, ऑलमोस्ट बंद हो रहा है 22,200 के ऊपर। अच्छा पॉइंट, बुरा पॉइंट एडिशन नहीं है। बैंक निफ्टी अच्छा पॉइंट कि ज़्यादा डीप कट नहीं लगा, बुरा पॉइंट 47,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही, 100 पॉइंट नीचे हैं। एडवांस डिक्लाइन अच्छा पॉइंट 1400 शेयर है मिड कैप और स्मॉल कैप। बुरा पॉइंट कि इस एडवांस डिक्लाइन के होने के बावजूद भी 2 मेजर या मैं 3 मेजर इंडाइसिस को आज लाल निशान में बंद होना पड़ा। आईएफ स्टॉक्स पे सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो आज डिफेंस वाले शेयर यानी कि सरकारी कंपनीज जितनी भी हैं उन सब का दिन बहुत ही बढ़िया था। चाहे आप आरईसी, पीएफसी, फैक्ट, एमएमटीसी, आईटीआई, कोई भी आप सरकारी कंपनीज उठाएंगे ज़्यादातर जिसमें वैल्यूएशन अच्छी बची हुई है वो सब के सब बढ़िया बंद हुए। दूसरा पॉइंट, डिफेंस वाली कंपनीज, थोड़े फार्मास्यूटिकल्स वैसी कंपनीज हैं जैसे डिफेंसिव इन नेचर है, वहाँ पर भी आज का दिन ठीक था। सिप्ला में ब्लॉक लगा तो सिप्ला ठीक बंद हुआ। पावर वाली कंपनीज में आरईसी, पीएफसी गिनवा चुका हूँ, एनटीपीसी भी बढ़िया बंद हुआ। तो ये कुछ ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने आज आपके लिए अच्छा दिन साबित किया। लेकिन जैसे आप इन्हीं 50 कंपनीज को चेक करेंगे तो टाटा मोटर्स में फिर से नुकसान था। आज नुकसान आपको दिखा होगा बजाज ऑटो पे, आज आपको नुकसान दिखा होगा आयशर मोटर पे। तो ज़्यादातर ऑटो कंपनियां आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करती हुई दिखी। 2 कंजम्पशन के बड़े प्लेयर ब्रिटानिया और एशियन पेंट्स ये भी आपको कमज़ोर दिखे। ठीक, निफ्टी 100 के अंदर मैं अगर आके चेक करता हूँ तो LIC का दिन ठीक था, 6% ऊपर, कैनरा बैंक भी ऊपर, फंड रेजिंग की कुछ खबर थी। कोलपाल 5% नीचे। सेलेक्टिव होइए, कम ट्रेड कीजिए, कम वॉल्यूम में ट्रेड कीजिए। अभी चला अभी गिरा वाले कंसेप्ट से बाहर निकल जाइए। थोड़ा महंगा खरीद लीजिए बट सेफ्टी के साथ काम कीजिए, नहीं तो एक्सपेरिमेंट में ही सारे पैसे चले जाएंगे और जिस समय पैसे लगाने का सही वक्त होगा उस समय हमारे पास पैसे नहीं होंगे। मैं खुद एक ब्रोकर रह चुका हूँ, इसलिए मैं सारी वो प्रॉब्लम समझता हूँ, जानता हूँ रिटेलर किस माइंडसेट के साथ काम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुदीप शाह, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। जतिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका भी समय निकालने के लिए। कुणाल परार आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज फिर से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो एक और सेशन निकल गया आज बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी को डिस्टर्ब करके गया थोड़ा। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, आई होप कि कल ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। कल की फिर कल मिलते हैं। मेरे को अभिषेक को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।